यस सर। तो हम लोग देख रहे थे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि ये भाग संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड का वहां से लिया था? स्पेन से, जिसको भीमराव अंबेडकर क्या बोले थे कि ये बहुत अच्छा विशेषतः संविधान में डाला गया भाग है। और इसी के बारे में केटी साहब क्या बोले थे? नीति निर्देशक तत्व इस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। क्योंकि जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, जितने भी चीजें दी गई हैं, वो राज्य अपना नीति बनाने समय नीति बनाएगा तभी लोगों को मिलेगा। इसलिए केटी साहब ने ये बोला था कि नीति निर्देशक तत्व इस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। मतलब एक मिनट बोले थे, बताओ अभी प्राइवेट की हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। बोले थे कि अभी बोल देना, आवाज में कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है? ठीक, हम ऑन कर जाते हैं। ठीक। अगर आवाज में कोई दिक्कत होगा ना तो आप हम लोग को बता दीजिएगा। अब नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद थे, जैसे कि आर्टिकल 36 में क्या था? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के साथ ये कहा गया था कि राज्य जो भी नीति का निर्माण करेगी वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए अनुच्छेद और उसके प्रावधानों के तहत की गई। यानी कि राज्य की परिभाषा 2 आर्टिकल हम लोग देख लिए। एक फंडामेंटल राइट्स में देखे थे आर्टिकल 12, और डीपीएसपी में आर्टिकल 36 में स्टेट की परिभाषा है। और स्टेट की परिभाषा में डिटेल से हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देख लिए हैं। तो आर्टिकल 36 में क्या है? स्टेट की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में न्यायालय में यह फोर्सेबल नहीं है, इस बात को बताया गया कि अगर जिस तरह से मौलिक अधिकार आपको अगर नहीं मिला, मौलिक अधिकार का हनन हो गया, तो आप सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। यह आपका अधिकार था, नैसर्गिक अधिकार था, पैदा होते ही आपको मिल गया था। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में जो भी प्रावधान है वो आपको तभी मिलेंगे जब स्टेट इसको बनाएगी। और स्टेट न्यायालय में यह परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अगर न्यायालय आप बोलिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का प्रावधान है कि नशीली दवा या शराब को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में ऐसा नहीं है। अब झारखंड में ऐसा नहीं है, इसके नाम पे आप चले जाइएगा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा देखो बाबू, यह है नीति निर्देशक तत्वों का टॉपिक। और यह है आर्टिकल 37 में क्या है कि जो भी राज्य है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित चीजों को बना सकता है, और नहीं बनाया है तो आप न्यायालय में इसको फोर्सेबली लागू करने के लिए नहीं बोल सकते, न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। उसी तरह आर्टिकल 38 में क्या है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति से संबंधित है। सामाजिक का मतलब समझ लीजिए कि रेल में आप देखिएगा बच्चा लोग का थोड़ा सा कम फेयर पैसा लगता है, या फिर महिला लोग को जो अपर बर्थ की जगह में लोअर बर्थ दिया जाता है। तो इस तरह का उन लोगों को जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है। फिर है एक आर्थिक, अब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको राशन कार्ड के रूप में खाना मिलता है, खाद्य पदार्थ मिलते हैं। और उसी तरह राजनीतिक न्याय के बारे में क्या है कि सभी राजनेताओं को या फिर सभी आम नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो आर्टिकल 38 यही कहता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के बारे में बात कही गई है। फिर उसी तरह आर्टिकल 39 में क्या है? आर्टिकल 39 में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39 में। इसमें क्या बात किए थे हम लोग? नागरिकों के कल्याण से संबंधित है, जैसे कि सभी पुरुषों और महिलाओं के आजीविका का समान साधन प्राप्त होगा, और जो भी काम करेंगे स्त्री और पुरुष दोनों अगर बराबर काम कर रहे हैं तो वेतन भी दोनों को बराबर ही मिलेगा। यह आर्टिकल 39 में लिखा गया है। आर्टिकल 39A में क्या है
कि न्याय तक सबकी समान पहुंच हो। जैसे जो गरीब वंचित है उनको अगर कानूनी रूप से किसी चीज एडवोकेट की जरूरत पड़ गई तो उनके पास अगर पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ऐसे में सरकार को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो इस बात का प्रावधान डाला गया है 39A में। और ये कौन सा संविधान संशोधन के जरिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए। फिर आर्टिकल 40 क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। और इसके बारे में हम लोग कहानी देख लिए थे कि भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे कि जो ग्राम पंचायत है इसको फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखें, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जो ग्राम पंचायत है इसको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में रखें, क्योंकि अगर गांव विकसित हो गया तो समझिए देश विकसित हो गया। लेकिन बाद में फिर इसका जो बीच का रास्ता यही निकला कि इसको नीति निर्देशक तत्व में रख देते हैं। जिस स्टेट को जरूरी लगेगा कि हाँ ग्राम पंचायत का गठन कर देना चाहिए वो ग्राम पंचायत का गठन कर देगा, और जिसको जरूरी नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। हालांकि अभी हमारे देश में सभी कोई ग्राम पंचायत को लागू कर चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के, जिसमें लक्षद्वीप और पौंडीचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। मतलब विधानसभा है उनके अंदर लेकिन ग्राम पंचायत का गठन नहीं है। ठीक है, और इसी में इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 में पूरा एक भाग ही बना दिया गया ग्राम पंचायत को लेके। अभी हम बात किए ना वो बाय मिस्टेक बात कर दिए कि 2 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, एक दिल्ली और एक लक्षद्वीप। ठीक है, वहां पे विधानसभा थी, अभी जम्मू कश्मीर में भी हो गई है, तो इसका ग्राम पंचायत से कोई रिलेशन नहीं है, बाय मिस्टेक इस चीज को हम ऐड कर दिया था। अनुच्छेद 41 में क्या था कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण का अधिकार। मतलब कि कुछ दशा, ऐसा दशा जैसे कि वृद्धा पेंशन, वृद्ध आदमी को कुछ दशाओं में सहायता तो चाहिए ही चाहिए, वृद्ध आदमी कहाँ कमाएगा। फिर है विधवा पेंशन, फिर है विकलांगों को साइकिल। इस तरह का एग्जाम्पल के साथ आर्टिकल 41 क्या बोलता है कि कुछ दशाओं में लोगों को सरकारी सहायता मिले, ऐसा नीति का निर्माण राज्य करे। तो ये रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण के लिए एक अधिकार से संबंधित है। फिर उसी तरह अनुच्छेद 42 क्या कहता है, श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति, मानवीय यानी उनके मन के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ न्याय संगत कार्य और मानोचित दशा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना जैसा चीज शामिल है आर्टिकल 42 में। ठीक, न्याय संगत कार्य और मन के उचित, उनके मन के उचित होना चाहिए। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी को आप जबरदस्ती कोई हेवी ड्यूटी वाला काम नहीं ना कराइएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा, तो उनके मन के उचित काम करवाना होगा। ठीक है, फिर प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है, जैसे गर्भवती महिला को कठोर श्रम के साथ साथ प्रसूति सहायता की जाती है, महिलाओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं, आंगनबाड़ी सेवाओं के जरिए उनको पौष्टिक खाना दिया जाता है। तो ये कौन सा आर्टिकल से संबंधित है, अनुच्छेद 42। फिर अनुच्छेद 43 क्या था, जीवन का उचित स्तर, राज्य सभी श्रमिकों के लिए एक ऐसा जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा जो उन्हें समान और आराम के साथ जीने का अधिकार दे, यानी कि एकदम सम्मान के साथ, रिस्पेक्टफुली और आराम के साथ जीने का अधिकार किससे संबंधित है, आर्टिकल 43। लेकिन इसमें जीवन निर्वाह मजदूरी संबंधित है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, ज्यादा से ज्यादा अपना जो फंडामेंटल चीजें होती हैं, बुनियादी सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसी को ले सकते हैं। इस सब चीजों के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 43 में, निर्वाह मजदूरी। अब इसी में एक जोड़ा गया है 43A, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है, जो क्या करता है, श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। क्योंकि मजदूर संघ, आप देखते होंगे कि मजदूर संघ है, टाटा में मजदूर संघ है, हर जगह पे मजदूर संघ है। तो श्रमिकों की भागीदारी के लिए ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए ताकि वो जाके किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो अपने दम पे एक बात रख सकते हैं कि हमको इस दिन छुट्टी चाहिए, दशहरा छुट्टी चाहिए, या फिर दिवाली में बोनस चाहिए। तो ये सब आर्टिकल कौन सा है, 43A। 43 किससे रिलेटेड है, निर्वाह मजदूरी से। 43A
किससे संबंधित है? श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। इसी तरह 43 भी किससे संबंधित है? 43 भी सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, क्योंकि कोऑपरेटिव कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां सरकार और प्राइवेट दोनों का पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेट करती हैं सोसाइटियां, उनको बना दिया जाए तो लोगों तक उस सुविधा की पहुंच हो जाती है। और इसी के तरह आप देखिएगा सेल्फ हाउसिंग ग्रुप होता है, SHG सेल्फ हाउसिंग ग्रुप जो महिला समितियां हैं। फिर आप देखिएगा अमूल डायरी है, वो भी कौन सी है? वो सहकारी समिति है, और उसी के जरिए वो सहकारी समितियां बना के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के आज इतना बड़ा प्रोडक्शन करती हैं, उत्पादन करती हैं, और लोगों को दूर दूर तक मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है। और सेल्फ हाउसिंग ग्रुप जैसे सुविधा होने से लोगों का एक समझ लीजिए कि लघु बैंक तैयार हो जाता है, छोटा छोटा बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पे लोन ले लेते हैं। तो ये कौन सा चीज है? आर्टिकल 43B से संबंधित है, जो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन और संरक्षण देता है। और ये कौन सा संविधान संशोधन से आया है? 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसको याद रख लीजिएगा। 43 में क्या था? 43 में था निर्वाह मजदूरी। 43A में क्या था? 43A में जो भागीदारी थी, श्रमिकों की भागीदारी। और 43B में क्या है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोत्साहन देना है, यानी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन और संरक्षण का संबंध है 43B में। उसी तरह हम लोग 44 में क्या देखे थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक सहायता। जैसे कि वहां समान नागरिक सहायता के जनक, समान नागरिक सहायता इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी नागरिकों को एक समान कानून मिले, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय से संबंधित हो। आप देखिएगा हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय में चाहे विवाह हो, तलाक हो, वसीयत हो यानी लिगेसी हो, और गोद लेने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। उस जाति के लिए विवाह का अलग तरह से कानून बना हुआ है, तलाक का अलग तरह से कानून बना हुआ। जैसे कि मुसलमानों में 3 तलाक बहुत चर्चा में है कि किसी भी महिला को आप तलाक 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 बोल के 3 तलाक दे सकते हैं, चाहे आप वो लिखित रूप से भी दे दें, मैसेज भी करके दे दे, तो 3 तलाक काउंट हो जाएगा। हालांकि अब ये व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब क्या है कि अगर आप तलाक देते हैं तो इसके प्रावधान अलग अलग तरीके से हैं, और दूसरी शादी करते हैं तो पहली वाइफ से आपको लिखित अनुमति लेना पड़ता है। तो ये सब व्यवस्था किया गया है मुस्लिम कानून में। हिंदू कानून में विवाह की अलग व्यवस्था, तलाक की अलग व्यवस्था, वसीयत की अलग व्यवस्था, गोद लेने की अलग व्यवस्था। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कानून पे, अदालत पे कोई मामला जाता है तो कितना लेंदी हो सकता है, इसके बारे में आप अपने विवेक से सोच सकते हैं। मान के चलिए मुसलमान वाला लोग गया तो विवाह, तलाक, वसीयत, गोद, ये सब को लेके अलग कानून है तो अलग किताब पढ़ रहा है। हिंदू वाला लोग गया तो अलग किताब पढ़ रहा है। एक तो कानून पे इतना ज्यादा बोझ है, उसके बाद ये अलग से व्यवस्था। तो समान नागरिक सहायता आर्टिकल 44 में है, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। एग्जाम में पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इसी से बनेगा। ठीक है, इसका वर्तमान स्थिति इस सब को देख लिए थे हम लोग। मेन पॉइंट आर्टिकल 45 क्या था? तो आर्टिकल 45 था 45 था बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। और मौलिक अधिकार में भी शिक्षा 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड कर दिया गया। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, संसाधन नहीं था, पैसा नहीं था। वरना शिक्षा जैसा बुनियादी सुविधा हर कोई चाहता है और पूरे देश में लगाया जा सकता था। लेकिन जब हम लोग के पास पैसा ही नहीं रहेगा, मतलब कि जब तक पेट में बुद्धि नहीं तो खुद पेट में खुद ही नहीं तो बुद्धि कहाँ से आएगा। तो वही चीज है कि पैसा उस समय संसाधन और रिसोर्सेस नहीं था, तो शिक्षा को डाल दिया गया नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में, कि जब भैया तुम्हारे पास संसाधन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, देश की व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था ऐसी बन जाएगी कि शिक्षा पे काम किया जा सकता है। तो DPSP में डाल दिए हैं, तुम अपनी जरूरत के हिसाब से अपने स्टेट में तुम शिक्षा को जरूरी कर देना। तो यही हुआ कि जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में फिर फंडामेंटल राइट्स में
मौलिक अधिकार में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कौन करेगा? तो राज्य करेगी, सरकार करेगी। और बाद में फिर सर्व शिक्षा अभियान बना 2010 में, सर्व शिक्षा अभियान 2010। हालांकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 में जो एजुकेशन का जो प्राइमरी एज स्टार्ट होगा वो 3 साल से होगा। यानी कि 3 साल से ही सरकार आपके एजुकेशन पे नजर रखेगी कि आप अपना बच्चा को 3 साल से ही पढ़ने के लिए भेजिए। आर्टिकल 46 में क्या है कि वंचितों के लिए विशेष प्रावधान। 46 में एसटी, एससी, ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान है कि राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना। इसके साथ ही वह सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाता है। आर्टिकल 46 में, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या है? इसमें पोषाहार यानी पोषक चीजें, खाने वाली पौष्टिक चीजें और जो नशीली पदार्थों का सेवन है उसको रोकने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 46, आर्टिकल 47। आप देखिएगा कि बहुत अलग अलग स्टेट में शराब बंद है और बहुत से स्टेट में शराब चल रही है। बिहार जाइएगा तो वहां पे शराब बंद है, गुजरात जाइएगा तो शराब बंद है, लेकिन झारखंड में क्या है? शराब बंद नहीं है। रीजन क्या है कि ये डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये सब्जेक्ट डाल दिया गया। तो जो भी स्टेट को लगता है कि नहीं हमको शराब बंद कर देना चाहिए वो शराब बंद कर देती है, और जिसको लगता है कि नहीं हमको बंद नहीं करना चाहिए वो बंद नहीं करती है। हालांकि जो भी शराब बंद करते हैं उनको सेंटर से टैक्स में कुछ चीजों पर रियायत मिलती है। और बिहार जैसा क्षेत्र में शराबबंदी एक आंदोलन से कम नहीं है, क्योंकि अगर शराब वो नहीं बेच रही है, भले ही आप देखिएगा न्यूज में कि शराब दूसरे तरीके से लोग मिल रहे हैं, ब्लैक में मिल रहा है, लोग पी के पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा है वो सरकार बेच रहा है लेकिन उसको टैक्स तो नहीं ना मिल रहा है। तो ये एक क्रांति से कम नहीं है शराबबंदी। तो शराबबंदी या फिर पोषाहार, पौष्टिक चीजों का, जो जनता को पोषाहार एकदम पौष्टिक चीज मिले, न्यूट्रिशन चीज मिले, ये आर्टिकल 47 में है। और यही रीजन है कि आंगनबाड़ी या फिर मिड डे मील जैसी व्यवस्था सरकार करती है, क्योंकि ये हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बातों का प्रावधान है। अब है आर्टिकल 48 में क्या है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों के संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों या अन्य दुधारू या कृषि कार्य में सहायक पशुओं की हत्या को रोकेगा। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको क्या क्या है? मॉडर्नाइजेशन को अपनाना है, आधुनिकीकरण को अपनाना है, और इसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। जैसे कि आप देखिएगा नाबार्ड के जरिए आपको केसीसी मिलता है, फिर से आपको ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलता है, यूरिया पे सब्सिडी मिलता है, ताकि आप आधुनिक खेती को अपना सकें। फिर यहाँ क्या है कि अन्य दुधारू तथा कृषि कार्य में सहायक पशुओं की हत्या को रोका जाता है। अब आप सुनते होंगे गाय के बारे में भी ये सुनते होंगे कि बहुत से स्टेट में गाय को आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है, गाय नहीं, बीफ बंद है। तो यही रीजन है कि आप अपने स्टेट के हिसाब से, स्टेट क्या कर सकती है, कोई भी दुधारू पशु को उसका काटना बंद कर सकती है। अब इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हैं हम लोग कि राज्य सरकार अनुच्छेद 48 के प्रावधानों का पालन करते हुए गायों या अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना सकता है। दूसरा क्या है, सरकार एक कृषि सुधार और पशुधन विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला सकता है। आप इसको देख ही लिए, केसीसी है या पशु स्वास्थ्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है। इस प्रकार अनुच्छेद 48 भारत में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देता है
और पशुधन के संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य को प्रेरित करता है। तो आर्टिकल 48 संबंधित एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन से, और साथ ही कोई भी दुधारू पशु है उसको कटने वगैरह से या उसका शोषण से बचाने का काम कौन करता है? स्टेट करेगी आर्टिकल 48 के जरिए। फिर है 48A। अब क्या हुआ कि अब जब एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, फिर से दुधारू पशुओं को बचा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट सेक्टर में क्या, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 48A जोड़ा गया, और इसमें पर्यावरण का संरक्षण का संबंध में यह प्रावधान किया गया कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। आप देखते होंगे कि इस दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ गया है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है वो? ऑड और इवन व्हीकल पॉलिसी बनाती है कि एक दिन ऑड नंबर के गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। यही सब रीजन है, क्योंकि क्या है कि पर्यावरण का रक्षा करने का काम कौन करेगा? स्टेट करेगा आर्टिकल 48A के तहत। और यही सब रीजन है कि जो भी हमारे स्टेट में उद्यान है या फिर अभयारण्य है, सेंचुरी है, वो सारे आर्टिकल 48 के तहत बनाए गए हैं। जैसे कि हजारीबाग सेंचुरी है, बेतला नेशनल पार्क है। अब क्या है आर्टिकल 49 यह राज्य का दायित्व तो होगा कि राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करे। यह कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 49, जिनका विनाश, क्षति, अपवित्रता या विरूपण ना हो। अनुच्छेद 49 में क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उनको अपने दिल से सजोए रखना है हम लोगों को, उसको क्षति नहीं करना है। ये आर्टिकल 49 में है। और इसी के चलते, इसी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्यरत है। विभिन्न राज्य सरकार भी स्थानीय स्तर पर ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाती है और उन्हें राष्ट्रीय धरोहर मानकर संरक्षित करती है। आप देखिएगा कि जैसे कि झारखंड का पहला इतिहास शुरू होता है सुत्याम्बे से। सुत्याम्बे झारखंड की पहली राजधानी थी, जो मुंडा शासन व्यवस्था में, आप सुत्याम्बे जब रीता ऋषा मुंडा ने मुंडा शासन व्यवस्था बनाई, फिर उसके बाद उसके अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा थे, तो सुत्याम्बे उस समय राजधानी थी। यहाँ पे सूर्य मंदिर बनाया गया सुत्याम्बे में। फिर से उसी सूर्य मंदिर के बगल में ही एक पहाड़ है मुंडल पहाड़ में गुप्त काल से एक कुआं बनाया गया। हालांकि वो कुआं नहीं, कौड़ी है, वहां पे हमेशा पानी बहता रहता था। तो ये सब धरोहर थे जिसको संरक्षित करने का काम स्टेट का था। हालांकि अभी सबकी कंडीशन बहुत ही खराब है क्योंकि ये झारखंड है भैया। तो इस प्रकार अनुच्छेद 49 क्या करता है? भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे भारत की पहचान और इतिहास को सुरक्षित रखा जा सकता। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्र महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों को हम लोगों को अपने दिल से सजोए रखना है। ये आर्टिकल 49 है। मतलब कि कोई चांस नहीं है कि आप कोई भी राष्ट्रीय स्तर के जो महत्व के ऐतिहासिक स्मारक स्थल है उनको क्षति पहुंचाए, कोई भी चांस नहीं है। 49। आर्टिकल 50 क्या है? आर्टिकल 50 कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। कार्यपालिका न्यायपालिका काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये प्रावधान है अनुच्छेद 50 में। क्योंकि अगर कार्यपालिका के कार्य में न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी और न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इसलिए अनुच्छेद 50 में इस बात का प्रावधान है कि राज्य को कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करना चाहिए। यह अनुच्छेद 50 है, यानी 50-50 कर दिया।
यानी 50-50 कर दिया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेंगे, पृथक्करण। अब है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। स्टेट का ये काम है कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, और जो सेंट्रल द्वारा, केंद्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित चीजों का प्रावधान किया गया तो उसको मानना है, उसका पालन करना। तो ये अनुच्छेद 51 था। तो अब हम लोग डीपीएसपी खत्म कर दिए हैं। डीपीएसपी से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे वो सारे खत्म कर दिए। आर्टिकल A to Z आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा आर्टिकल में कौन सा बात कहा गया है। फिर हम एग्जाम्पल देते देते आपको बता दिए हैं कि कौन सा आर्टिकल से कैसे कैसे काम करती है स्टेट। अब इसका वर्गीकरण से भी कुछ कुछ सवाल आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल किस तरह के सिद्धांत पे काम करता है। वर्गीकरण के आधार पे हम इसको 3 अलग अलग सिद्धांत में डाल देंगे। जैसे गांधीवादी विचारधारा वाला गांधीवादी सिद्धांत, समाज से समाजवादी सिद्धांत, और उदार है, थोड़ा सा लिबरल है तो उसको उदारवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत में क्या होता है कि ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में होते हैं। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपसे इतना नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो समाजवादी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 44 ये समाजवादी सिद्धांत पे काम करता है। अगर आपको याद रखना है तो आप गांधीवादी याद रखिए, गांधीवादी याद रखिएगा तो सब आपको याद रहेगा। मतलब कि वो विचारधारा जो गांधी से संबंधित है, गांधीवाद पे आधारित है, उसको गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि आर्टिकल 40 में क्या था, ग्राम पंचायत। और हम आपको कहानी बताएं कि कैसे महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हो गया था ग्राम पंचायत को लेकर। भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि हमको जो ग्राम पंचायत है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखना है भैया, क्योंकि अगर हम इसको फंडामेंटल राइट्स में रखेंगे तो ग्राम पंचायत का मुखिया बड़ा लोग बनेगा और इसके बाद फिर से वही वंचित समुदाय को और वंचित कैटेगरी में डाल देगा। लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि ग्राम पंचायत बनाएंगे तो उससे स्थानीय सरकारें बनेंगी और उसके बाद डिसेंट्रलाइज होगा, विकेंद्रीकृत हो जाएगा। सब हाथ सेंटर के हाथ में नहीं रह के, सब चीज सेंटर के हाथ में नहीं रह के, कुछ डिसेंट्रलाइज होने के कारण ये स्थानीय निकायों के पास चला जाएगा, जिससे इनके पास हाथ में पैसा रहेगा तो खुद अपना प्रॉब्लम के हिसाब से विकास योजनाएं बनाएंगी। तो इसलिए इसको फंडामेंटल राइट्स में डालो। तब जाके दोनों के बीच मतभेद खत्म हुआ इसी बात पे कि इसको डाल देते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत में। जिस राज्य को लगेगा कि डीपीएसपी में ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत बनाना चाहिए वो ग्राम पंचायत बनाएगा, और जिसको जरूरी नहीं लगेगा वो नहीं बनाएगा। तो ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत में आ गया आर्टिकल 43। इसी तरह 43 का क्या था, तो 43 का था कि श्रमिकों की भागीदारी। आप याद रखिएगा कि गांधी जी को चंपारण आंदोलन में गए थे, चंपारण आंदोलन, खेड़ा कारखाना आंदोलन, गुजरात गए थे। तो वहां किस लिए गए थे, मजदूरों को, किसानों को बचाने के लिए तो गए थे। तो गांधीवादी विचारधारा को इससे संबंधित होगी, उन्हीं से संबंधित होगी। चंपारण में किसानों की नील की खेती हो रही थी, 3 कठिया पद्धति, 20 भाग में से 3 भाग बोल रहे थे कि नील की खेती करो। अब नील की खेती 20 में से 3 भाग में नील की खेती कीजिएगा, तो नील की खेती का क्या था कि एक बार नील की खेती कीजिएगा तो वहां 3 से 4 साल तक भूमि बंजर हो जाती थी। अब उसी समय नील की खेती ये लोग कर रहा है, और उसी समय क्या हुआ कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया, और औद्योगिकरण होने के कारण वो लोग केमिकली नील जो ब्लू कलर है उसको डेवलप कर लिए। तो यहाँ वाला सामान बिकने नहीं लगा, तो ऊपर से बिकने भी नहीं लगा और टैक्स भी लोग डाल दिया, तो बहुत दिक्कत हो गया। तब चंपारण में महात्मा गांधी की एंट्री हुई, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर उसके बाद खेड़ा मजदूरों के लिए लड़े।
तो मजदूर, किसान, वंचितों के लिए कौन लड़ रहे हैं? महात्मा गांधी लड़ रहे हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 43A। इसी तरह था 46 में हम आपको क्या बताए थे? वंचितों के लिए, जो ST SC OBC है उसके लिए प्रावधान था, आर्टिकल 46। तो यहां देखिएगा कि महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और हरिजनों के लिए कौन लड़ते थे? महात्मा गांधी लड़ते थे। तो आर्टिकल 46 किस में होगा? गांधीवादी विचारधारा में। फिर है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या था कि शराबबंदी और पोषाहार, पौष्टिक चीजें जनता को देनी है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 47। अब गांधी जी इतने महान विचारधारा के आदमी थे, धोती पहन के रहते थे कि एकदम कम रिसोर्सेस में। हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन में जब सबको कह दिया गया कि सब कोई पश्चिमी सभ्यता के जो कपड़े हैं, लिबास है, उसको आग लगा दीजिए, उसको पहनिए नहीं, तो महात्मा गांधी को इस बात का आरोप लगा कि आपके पास इतना सादा संसाधन है, पैसा है, इसलिए आप ऐसा बात बोल रहे हैं। तब जाके गुस्सा के बोले हम जिंदगी भर एक के धोती में बिता देंगे, एक ही धोती मेरे पास रहेगा, एक या दो धोती रहेगा। तो इतने महान आदमी थे, तो वो इस बात को मानेंगे कि आप शराब पीजिए, या फिर इस बात को मानेंगे कि आपको पौष्टिक चीजें नहीं मिले। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 47। कोई कोई आर्टिकल तीनों में आ सकता है, समाजवादी में, गांधीवादी में और उदारवादी में। ठीक है, तो ये गांधीवाद में याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बता दिए। ग्राम पंचायत है, 43A है जो मजदूरों की भागीदारी, श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। आर्टिकल 46 है वंचितों के लिए विशेष प्रावधान, जो ST SC OBC। और फिर 47 जिसमें पौष्टिक और जो हमारे शराब है उसको बंदी से संबंधित है। अब है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या था? आर्टिकल 48 में था कृषि और पशुपालन में मॉडलाइजेशन को अपनाना है, और कृषि यानी एग्रीकल्चर में ही पशुपालन आता है, तो इसमें मॉडलाइजेशन को अपनाना है, आधुनिकीकरण को अपनाना है, और साथ में जो दुधारू पशु है उसकी हत्या पर प्रतिबंध भी लगा सकती है स्टेट। तो ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 48। और 48 में क्या था? 48A में था वन्य जीवों के लिए संरक्षण। तो आपको हम अभी बताएं कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किए थे? एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए। तो कौन सा विचारधारा में होगा? गांधीवादी विचारधारा में। तो ये आर्टिकल है गांधीवादी, 40, 43, 46, 47 और 48। ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा आपको याद रहेगा, तो ये सब छांटने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब समाजवादी विचारधारा का कहने का मतलब है कि समाजवादी सोशलिज्म होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। तो आर्टिकल 38, 39, 8, 41, 42, 43, 44 ये याद रखना है आपको, समाजवादी। अब जैसे कि 39A में, 39 में क्या था? 39 में था समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला पुरुष सबको समान वेतन मिलना चाहिए। फिर उसी तरह 38 में क्या था? हम आपको बताएं कि पब्लिक वेलफेयरिक होना चाहिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलना चाहिए, जैसे कि रेल भाड़ा, राशन कार्ड, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब किस में बताया था? आर्टिकल 38 में। तो ये समाजवादी विचारधारा है। उसी तरह आर्टिकल 41 क्या बताया था कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलना चाहिए। समाजवादी होता है ना कि आप वृद्धों को पेंशन दीजिए, विधवाओं को पेंशन दीजिए। ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 41 में। 42 में क्या था? न्याय संगत और मन के उचित काम करवाना, प्रसूति सहायता। ये सब कौन सा होगा? समाजवादी सिद्धांत में। फिर है 44 में हम आपको बताए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल सहायता, ये समाजवादी विचारधारा है। इसी तरह आर्टिकल 43 में क्या बताया? निर्वाह मजदूरी, कि सबको इतना मजदूरी मिलना चाहिए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। 38, 39, 41, 42, 43, 44 ये तो रेगुलर है। मतलब आपको एज्यूम करके चलना है कि कौन सी विचारधारा समाजवादी है, कौन सी गांधीवादी। गांधीवादी का तो आप पूरा याद कर लिए होंगे अभी,
और समाजवादी में क्या है कि समाजवादी में आपको याद रखना है 41, 42, 43, 44 जो समाज के लिए जरूरी है वो क्या हो गया समाजवादी। फिर एक उदारवादी, एकदम लिबरल, उदार हो जाना है, नहीं एकदम उदार हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा है, इसमें हम आपको पता है ना कुछ कुछ आर्टिकल दोनों जगह आ सकता है, तो जैसे वहां पे 44 है, यहां भी 44 है, उदारवादी। फिर से 45 है, शिक्षा है। फिर से 48 यहाँ था गांधीवादी में, यहाँ भी 48 एग्रीकल्चर है। 48 का क्या है, 48 का हम आपको बताया वन्य जीवों का संरक्षण है। 49 क्या है, 49 कोई चांस नहीं है कि आप किसी भी राष्ट्र स्तर के स्मारक वगैरह को तोड़े फोड़े। फिर है 50 क्या था, आर्टिकल 50 था कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण। और 51 क्या है, 51 अंतरराष्ट्रीय विवाद को शांति से सुलझाना जैसा संबंध किसमें था, आर्टिकल 51 में। तो ये वर्गीकरण है नीति निर्देशक तत्वों में, जिसमें अगर आप गांधीवाद वाला को याद रखिएगा ना तो मोटा मोटी चांस है कि आप सबको एज्यूम करके एग्जाम में मार दीजिएगा, रटने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रटने का जरूरत पड़ गया, गांधीवादी याद आ गया, समाजवादी में 41, 42, 43, 44, 38, 39 याद कर लीजिए। अब क्या हुआ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में एक तरह का मतभेद चलने लगा कि डीपीएसपी बढ़िया है कि फंडामेंटल राइट जरूरी है। तो इन सब चीजों को लेकर लोग जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट विभिन्न विभिन्न केस में इसको लेके अपना अलग अलग निर्णय दिया। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला और स्टेट ऑफ केरला, ये कब हुआ था, 1973। इसका डेट याद कर लीजिएगा और ये मामला याद कर लीजिएगा। इसमें क्या निर्णय दिया गया था केशवानंद भारती के मामले में, आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी संविधान में संशोधन करना है करिए, लेकिन उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो मौलिक ढांचा है उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा, ऐसा केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया गया था। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता कि आप नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देके उसका मौलिक जो ढांचा है, इंपॉर्टेंट जो नींव है, उसको आप चेंज करने के बारे में नहीं सोच सकते। और इसी पे जब वो निर्णय दिया कि भैया इस मामले में कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत स्थापित किया जिसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल दिया गया। यानी कि सीधे सीधी बात है, केशवानंद भारती मामला 1973 ये कह रहा है कि किसी भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर को यानी उसका जो मौलिक ढांचा है उसको आप खराब नहीं कर सकते हैं। संविधान में अगर आप फंडामेंटल राइट्स या नीति निर्देशक तत्व दोनों का हवाला देके चेंज करने का अगर कोशिश करते हैं तो किसी भी तरीके से संविधान का मौलिक ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है मिनर्वा मिल्स मामला, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1980 में हुआ था, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या था कि इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को एक दूसरे के पूरक माना गया कि दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसके बिना वो अधूरा, उसके बिना ये अधूरा। आप देखें शिक्षा मौलिक अधिकार में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में तो एक दूसरे के पूरक है कि यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था करके चलाई गई थी, हमारे संविधान निर्माता चले गए थे आर्टिकल 45 में कि जब जरूरत होगा एजुकेशन को आप कंपलसरी कर देना। अब जरूरत पड़ा तो फिर फंडामेंटल राइट्स में हम लोग डाल दिए 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो मिनर्वा मिल्स मामले में यही निर्णय रहा सुप्रीम कोर्ट का कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो इसके कुछ तथ्य क्या है, इस मामले में संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक अधिकार को कमजोर करने के प्रयासों को चुनौती दी गई और इसी पर निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है और संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता और नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नकार नहीं सकता और नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान दिए गए हैं उसका पालन करना जरूरी है। इसी के तहत तीसरा आया था मोहिनी जैन
और स्टेट ऑफ कर्नाटक में। इसमें क्या कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी आता है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मोहिनी जैन के केस में। तो आपको याद रखना है कि मिनर्वा मिल्स और केशवानंद भारती मामले में क्या कहा। केशवानंद भारती मामले में यही बोला था कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स में क्या कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। और इसी तरह मोहिनी जैन में जब इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि एक विद्यालय में एडमिशन के लिए नीतियों को चुनौती दी गई, तब जाके इसके निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी आता है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर चौथा है विस्कावक भी स्टेट विस्कावा वाइज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसमें इस मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर दिशा निर्देश की मांग की गई थी कि महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होता है उसको लेकर दिशा निर्देश की मांग की गई थी विस्कावा वाइज स्टेट ऑफ राजस्थान में। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार है। और हम आपको बताए थे कि वहां फंडामेंटल राइट्स में लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं और जो पब्लिक सर्विस है सरकारी नौकरी हो लोक नियोजन में समान अधिकार सबको समान अधिकार हो, लेकिन महिलाओं को कुछ दशाओं में रिजर्वेशन मिलता है क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाता है, क्योंकि वो उनको समाज बहुत जगह शोषण से वंचित शोषण झेलती हैं, तो इसलिए वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में वो डाला गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार है और इस नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार की पूर्ति करते हैं, मौलिक अधिकार की पूर्ति में सहायक हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां क्या बोला गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के पूर्ति में सहायक है विस्कावा वाइज स्टेट ऑफ राजस्थान में, जहां पे बोला गया था कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई दिशा निर्देश दीजिए, कोई डायरेक्शन दीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। ठीक। अब इसी तरह लास्ट है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाइज के संयम सुंदर, ये 1996। इसमें क्या है, इस मामले में सरकार आदेश द्वारा SC ST के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब इस पे क्या निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों के तहत समानता का अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामाजिक न्याय के अधिकार दोनों महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। ये भी एक दूसरे के पूरक मान रहे हैं, कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार के तहत समानता का अधिकार, रिजर्वेशन की बात है तो समानता का अधिकार आया होगा कि नहीं, रिजर्वेशन देने से किसी और समुदाय को आप ज्यादा रिजर्व कर रहे हैं और दूसरे समुदाय को छोड़ रहे हैं। तो इसी मामले में मौलिक अधिकारों के तहत जो समानता का अधिकार है और नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामाजिक न्याय का अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया। अब हम लोग मोटा मोटी जितना भी DPSP है उससे संबंधित सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन क्या है कि DPSP क्या है, तो उपरोक्त मामलों से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है और ये मामले यह दर्शाते हैं कि कैसे न्यायालय ने संविधान के विभिन्न पहलुओं को एकत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि समाज के सभी वर्गों के अधिकार और कल्याण को समान रूप से महत्व मिले। तो ये निष्कर्ष हम लोग देख लिए जितना भी केस हुआ उस पर। अब एग्जाम में क्या है कि एग्जाम में थोड़ा सा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के बीच जो मतभेद है कि उनके डिफरेंस को लेके क्या बात है, तो उस पर एग्जाम में कभी पूछ लिया, नहीं तो आपके दिमाग में भी बहुत सी शंका आ जाती है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं तो दोनों एक समान है। तो उसका डिफरेंस एक बार देख लेंगे टेबल में और ये टॉपिक टोटली खत्म हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, इसकी परिभाषा, यह अधिकार
नागरिकों के मूल अधिकार है जिन्हें राज्य द्वारा सुरक्षित किया जाता है, यानी कि नैसर्गिक अधिकार है। जैसे ही हमारे देश में कोई आदमी पैदा हो जाता है, नैसर्गिक अधिकार होने के तहत उसको मौलिक अधिकार मिल जाता है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है कि यह राज्य के नीति निर्धारण के मार्गदर्शन का सिद्धांत है। इसीलिए तो केटी शाह ने इसको बोला था कि यह ऐसा चेक है कि बैंक अपने हिसाब से भुगतान कर सकता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में जिन बातों का प्रावधान है जब तक राज्य लागू नहीं करेगी तब तक आपको मिलेगा नहीं। दूसरा है संविधान में स्थान। तो हम लोग को पता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। याद कर लीजिएगा, इसको भाग 4 में है आर्टिकल 12 से 35 और यहाँ 36 से 51। फिर है कानूनी परिवर्तन। मौलिक अधिकार को न्यायालय में लागू किया जा सकता है और इनका उल्लंघन होने पे नागरिक न्यायालय में राहत प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार कोई छीना तो सीधे न्यायालय जाइए। और नीति निर्देशक तत्व में न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, ये केवल मार्गदर्शक होते हैं, यानी कि ये डायरेक्शन देते हैं कि स्टेट किस तरह से नियम बनाए ताकि लोगों को नीति निर्देशक तत्व के तहत दिए गए प्रावधानों के तहत उनका विकास कार्य हो सका, वेलफेयरिक सोसाइटी का निर्माण हो सके। तो इस तरह का कानूनी परिवर्तन है कि मौलिक अधिकार कोई आपसे छीना तो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, लेकिन डीपीएसपी छीना तो आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तन ही नहीं है आर्टिकल 37 में। प्राकृतिक अधिकार, ये अधिकार मानव के जन्म के साथ ही अंतर्निहित होते हैं, हम आपको बता दिए। ये अधिकार राज्य के नीति के अनुसार निर्धारित होते हैं कि राज्य नीति बनाई तब ये काम लागू होगा। फिर है अनिवार्यता। ये अधिकार अनिवार्य है और राज्य द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्टेट इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर आपको शिक्षा का अधिकार मिला है तो आपको शिक्षा देने का काम स्टेट करेगी ही करेगी। आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आपको जीने का अधिकार है, तो जीने के अधिकार के तहत आपको मरने का भी अधिकार नहीं देगी, आपको जीना ही है। यही रीजन है कि सरकार हेलमेट चेकिंग करती है। ट्रैफिक पुलिस आपका हेलमेट चेकिंग किसके तहत करती है? जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के तहत क्या होता है कि अगर कोई इंडियन फंस जाता है विदेश में, चाहे वो यूक्रेन में हो चाहे युगांडा में हो, सरकार किसी भी तरह का नियम बनाओ, अच्छा पॉलिसी बनाओ ताकि अंतरराष्ट्रीय संबंध बने और फिर जरूरत पड़े, ऐसा आकस्मिक घटना हो जाए, युद्ध वगैरह हो जाए जैसे यूक्रेन रशिया में हुआ, तो हमारा नागरिक वहां से निकाल के ले आए, क्योंकि क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये तत्व अनिवार्य नहीं है, राज्य इन्हें लागू करने के लिए प्रयास कर सकता है। ये सारे तत्व अनिवार्य नहीं है और मौलिक अधिकार अनिवार्य है। उद्देश्य क्या है? नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा करना इसका अधिकार है, और सामाजिक और आर्थिक न्याय और समानता और कल्याण का बढ़ाना इसका काम है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल राइट्स का, कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, और फिर जो डीपीएसपी है ये सामाजिक आर्थिक न्याय और समानता यानी कल्याण को, वेलफेयरिक चीजों को बढ़ाता है। जैसे कि हम आपको बताएं, प्रेग्नेंट लेडी को जॉब में 3 महीना पहले 3 महीना बाद छुट्टी मिलता है, तो ये सब प्रावधान है। उदाहरण आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय है, 42 श्रमिकों के लिए उचित जीवन स्तर है। तो ये डिफरेंस था मोटा मोटी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का। अब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज टॉपिक खत्म हो गया। सर, हाँ, जो अभी आप केस वाला बताए जिसमें कोर्ट ने नियम बताया, ये जैसे केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा मामला, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा सर? कुछ नहीं पूछेगा। फैक्ट चीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कि केशवानंद भारती मामला कब आया था, तो 1973 में आया था। आपका उसका क्या जजमेंट था? स्टेट पूछ सकता है। हाँ, बस ईयर आएगा उसमें। केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा मिल से आगे कुछ नहीं आएगा, दुइये कोई आएगा
उसमें से केशवानंद भारती में हम आपको बताएं कि संविधान में कुछ भी कर दीजिए, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह घर का नींव चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते केशवानंद भारती मामला। और मिनर्वा मिल्स में क्या बोला कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स है और नीति निर्देशक तत्व है एक दूसरे के पूरक हैं। बस ये दोनों याद रखिए ना। उसके बाद वो चीजें थी इसलिए हम पढ़ा दिए, अदरवाइज एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछेगा। जी सर। ठीक है तब। थैंक यू।